चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को पढ़ा था, सिंपल वाले, है ना। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी जो परमानेंट टिश्यू थे वो दो टाइप के थे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक तरीके की सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, ठीक है। और दो होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो होता है, मैंने बताया था आपको, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब एग्जाम में ये पूछता है कि जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ, तो जाइलम किस किस का बना होता है? जाइलम बना होता है बच्चों ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। देखो, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, और जो वेसल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके सीड फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर है, ऐसे प्लांट जिनके सीड फ्रूट्स या फ्लावर्स के अंदर है, उनको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये 7 चैप्टर में जो रिलेटेड हो गया आपका ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एंजियोस्पर्म ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड बाहर होते हैं, मतलब नेकेड सीड होते हैं, ठीक है। तो नेकेड सीड वाले प्लांट के अंदर, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? वेसल्स होते हैं, और ये वेसल्स और ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं वाटर की, ठीक है। जाइलम आप सब लोग को पता होगा, जाइलम जो होता है वो क्या काम करने का करेगा? स्टोरेज का काम करेगा, फूड को स्टोर करने का। जाइलम पेरेन्काइमा जो क्या करेगा? स्टोरेज का काम से। और स्क्लेरेन्काइमा ऑब्वियसली सपोर्ट देगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है इसके, ठीक है, वो सारी की सारी कैसे हैं? डेड। ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। द एनुअल रिंग प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द ट्री आर जाइलम रिंग। देखो, कभी भी हमें ट्री की एज पता करनी होती है ना, तो ट्री को काटेंगे हम लोग। जब ट्री को काटेंगे तो हमें रिंग दिखाई देंगे, तो जितनी ज्यादा रिंग होगी उतनी उसकी एज होगी, उतने साल का वो होगा, ठीक है। और वो किसकी होती है? जाइलम की होती है। नेक्स्ट देखो, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेशन में मदद करता है। अब ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक। जो जाइलम, मतलब जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। देखो ये किसका बना होता है? सीव ट्यूब। Sieve tubes are tubular structure made up of the elongated thin wall cell placed end to end। मतलब एक एंड पे फिर दूसरी सीव ट्यूब, फिर दूसरी सीव ट्यूब, एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सीव ट्यूब होते हैं। और द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब सेल आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड अ सीव प्लेट। परफोरेशन का मतलब होता है, पोर्स का मतलब होता है छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल degenerate at maturity, however cytoplasm persists because of the protoplasmic continuation of sieve tube with companion cell through the plasmodesmata। अब जैसे जैसे ये मेच्योर होती रहती है, वैसे वैसे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी रहता है। न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म अभी भी परसिस्ट करता है, और यही मेन जो होते हैं ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। कौन? सीव ट्यूब। नेक्स्ट कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है इसमें प्रॉपर्ली। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल। और जो कंपेनियन सेल होती है एक तरीके से हेल्प करती है सीव ट्यूब की, और इन दोनों को सिस्टर सेल के नाम से भी जाना जाता है, दोनों को मिलाकर। किस किस को? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम उससे होता है, सेम मदर सेल से होता है। देखो, जो सीव ट्यूब होती है उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है, बस साइटोप्लाज्म रहता है। लेकिन कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। जो कंपेनियन सेल होती है वही फर्दर जाके क्या करते हैं? सीव ट्यूब में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और कंपेनियन सेल हेल्प करती है सीव ट्यूब की इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ऑल्सो
दे आर कॉल्ड सिस्टर सेल, और इनको सिस्टर सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनका ओरिजिन जो होता है वो किससे होता है? सेम सेल से होता है, सेम मदर सेल से होता है। समझ गए? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? हाँ बेटा, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल जो होता है वो सीप ट्यूब की मदद करता है ट्रांसलोकेशन में, और कंपेनियन का मतलब साथी तो होता है एक तरीके से, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होता है, और सिस्टर सेल बोलते हैं कंपेनियन सेल को और सीप ट्यूब को, क्योंकि इनका ओरिजिन जो होता है वो सेम से है। नेक्स्ट पूछना है किसी को? आगे बढ़े। देखो, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेवेनकाइमा। तो ये जो फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेवेनकाइमा होता है वो क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, है ना। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा वो स्टोर करेगा फूड को। तो यहाँ पे क्या है? 4 कंपोनेंट है। एक तो हमारा हो गया सीप ट्यूब, फिर कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम की कंपोजिशन समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट स्टार्ट होगा आप लोग। सीप ट्यूब, सीप ट्यूब मतलब जिस तरीके से पैरेन्काइमा का काम होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, उसमें मेन जो काम करेगा वो कौन से करेगी? सीप ट्यूब करेगी। सीप ट्यूब ही करती है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, बाकी जो सपोर्टिव सेल होती हैं, ठीक है, मतलब कंपेनियन सेल उसको सपोर्ट करती है, स्क्लेवेनकाइमा उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। चलो भाई, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एनिमल टिश्यू जो होता है बेटा वो 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। फर्दर, एपिथेलियल इज डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज, दैट इज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनस, सिलेटेड और ग्लैंडुलर। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनस, सिलेटेड और ग्लैंडुलर। इन वाले टिश्यू का मेन आपको पढ़ना है लोकेशन और फंक्शन, कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनस, सिलेटेड और ग्लैंडुलर कहाँ पाए जाते हो, इनका पर्टिकुलरली क्या काम होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कनेक्टिव की, है ना, तो कनेक्टिव भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड टिश्यू। जो फ्लूइड टिश्यू होता है वो ब्लड और लिम्फ होता है, जो स्केलेटल होता है वो कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट और टेंडन। इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो एपिथेलियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है, जितने भी टिश्यू या जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सबकी कवरिंग का ये काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कौन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसको देखेंगे। देखो, इट इज द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, मतलब सारे ऑर्गन को कवर करता है और उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एनिमल की बॉडी में। नेक्स्ट, cell of epithelium are set very close to each other, tightly packed, and the tissue rests on a non-cellular basement membrane and consists of single layer of cell that form continuous sheet। मतलब इसकी जो सेल होती है उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा कम, मतलब नहीं होता गैप इसके बीच में, और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं ये, ठीक है। ये क्या बनती है? कंटिन्यूस शीट। जैसे एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब प्लांट टिश्यू में पढ़े थे, एपिडर्मिस में कंटिन्यूस शीट बनाता है, एक्सेप्ट लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस शीट नहीं बना पाता, लेकिन यहाँ पर क्या बनती है? कंटिन्यूस शीट बनती है। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड एज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सबसे पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑल्सो कॉल्ड द पेवमेंट एपिथेलियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। देखो, सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती है एंड टू एंड, ऐसी सेल्स भी इसमें क्या होती है? अरेंज होती हैं। ये रहा सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। देखो, एक सेल ये रही, फिर दूसरी सेल ये रही, इस तरीके से जैसे टाइल अरेंज नहीं होती है फ्लोर के ऊपर, ऐसी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो अरेंज होती है। नेक्स्ट, सेल्स आर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। पॉलीगोनल मतलब कि कैसे भी साइड हो सकते हैं, ट्राइंगुलर भी, हेक्सागन भी, ऑक्टागन भी, कैसे भी हो सकते हैं। इट फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कैविटी ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ की लाइनिंग होती है? माउथ, इसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वोलाई एटसेट्रा। अब पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करता है, ठीक है। कार्डियक वर्ड आप लोगों को कहीं भी दिखाई देगा ना, कार्डियक, वो रिलेटेड टू हार्ट होता है। एल्वोलाई पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एल्वोलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, सब पाए जाते हैं। लंग्स में एल्वोलाई का काम होता है गैसेस एक्सचेंज को करने का, अगली क्लास में मतलब 10th क्लास में पढ़ेंगे उसको हम लोग प्रॉपर्ली।
तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? माउथ, इसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम और एल्वियोलाई। और ब्लड वेसल एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, यहाँ पे ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो। नाउ स्किन, एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर। स्किन के ऊपर अलग अलग लेयर में जो होती है स्किन के ऊपर कवर होती हैं टू प्रिवेंट द वेयर एंड टेयर इन द स्किन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम दो तरह के हो गए, है ना, एक सिंपल स्क्वैमस और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या होता है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होती है, किसकी? टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, किसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। एक देखो सिंपल स्क्वैमस पढ़ा था, तो सिंपल स्क्वैमस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? माउथ, इसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में भी पाया जाता है, ठीक है। और स्किन के ऊपर क्या होता है बेटा? कवरिंग पाई जाती है इसके ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे मल्टी लेयर होता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी पूछना हो पूछ लो। करें आगे? ये वाला फिर से बता दूं, स्किन वाला। यार देख, स्किन जो होती है वो मतलब हम लोगों को सबसे ज्यादा इंजरी जो होती है वो स्किन के ऊपर होती है, ऐसी तो होता है। स्किन के बाद ही जितने भी ऑर्गन होंगे उनको इंजरीज होगी। तो स्किन में क्या होता है? मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ताकि वो वेयर एंड टेयर को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। एक तरीके से जैसे कॉर्क होता है ना, सबसे हार्ड कवरिंग होती है कॉर्क प्लांट की, इस तरीके से स्किन में भी क्या होता है? मल्टी लेयर कवरिंग होती है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट दो। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दे आर क्यूब लाइक सेल दैट फिट क्लोजली। और क्यूबॉइडल तो नाम से क्या आ रहा है? क्यूब लाइक सेल होते हैं, ठीक है। सेल लुक लाइक स्क्वैमस इन सेक्शन, स्क्वायर्स इन सेक्शन, बट फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। मतलब फ्री सरफेस में क्या है? हेक्सागोनल दिखाई देते हैं और सेक्शन करेंगे इनको तो स्क्वायर जैसे, मतलब। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल एंड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अब सुनो ध्यान से, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ना? किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी पता है सब लोगों को, ठीक है। थायराइड वेसिकल, अब थायराइड क्या होता है? थायराइड नहीं पता? थायराइड बीमारी नहीं होती बेटा, थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। थायराइड भी क्या होती है? ग्लैंड होती है, जहाँ हमारे नेक रीजन पे यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे थायराइड, पीछे पैराथायराइड होती है इसी के, और यहाँ पर क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है जो कि थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करती है। और जो थायराइड हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है फैट के। 10th क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से इसको, ठीक है। तो थायराइड वेसिकल में आ गई, और ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, इन सब जगह पर ये पाया जाता है। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज को कवरिंग भी कौन करता है? यही करता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीट करना और सिक्रीट करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। समझ गए? क्यूबॉइडल एक बार फिर से समझो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं ना? किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल और सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं। मेन काम होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट, कॉल्मनर एपिथेलियम पिलर लाइक होते हैं। इट फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन फॉर्मिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब कोलोन क्या होता है? कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते हैं। border of microvilli is present at the free surface end of the each cell which increase the absorption efficiency in small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होता है? विलाई प्रेजेंट होता है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो बाहर की तरफ निकली होती है। उसका मेन काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करा जाए। और यहाँ पर भी कौन पाए जाते हैं? हमारे कॉल्मनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिया का मतलब होता है
मतलब ऐसे हेयर फाइन हेयर लाइक पार्टिकल होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं, और यहाँ पे भी क्या होगी, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। वो ऑर्गन जहाँ पर मूवमेंट हो रही होती है वहां पर सिलेटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूवमेंट होती है एयर की, ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। अब स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट क्या होता है पता है? स्पर्म डक्ट नहीं पता? देखो, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे एक क्लास में, ठीक है, तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, और फिर वो एंटर करता है, ठीक है, किसमें, स्पर्म डक्ट में, फिर वो एंटर करता है यूरेथ्रा में। स्पर्म डक्ट कनेक्ट करती है टेस्टिस को, मतलब एपिडिडाइमिस को, किससे, यूरेथ्रा से। समझ में आया? समझ में आया? विच कैरीज द स्पर्म। और ओविडक्ट वो होती है जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओवरीज के अंदर ओवम बन जाता है, और उसके बाद वो आता है ओविडक्ट में, वेट कर रहा होता है किसका, स्पर्म का आने का, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ओविडक्ट वो जगह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी, स्पर्म डक्ट में भी, और ओविडक्ट में भी, और किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल में मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट द प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवा इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ओवा के मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड सेल सीक्रेट द सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। अब ग्लैंड सेल मतलब ग्लैंड क्या होते हैं, ऐसा कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केमिकल को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड स्वेट को सिक्रीट करती है ना, और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है, और लीवर सिक्रीट करता है लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया सबको? एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। The cell of the connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix। अब इसकी जो सेल होती है वो लूजली स्पेस्ड होती है, मतलब जैसे एपिथेलियम में हम लोगों ने देखा था कि एपिथेलियल वाले टिश्यू जो होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, लेकिन इसमें गैप होता है, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स के अंदर होती है। मैट्रिक्स का मतलब ये एम्बेडेड होती है मीडियम के अंदर। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। देखो, देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन प्लेस। और इनका मेन काम होता है कि सारे ऑर्गन को सपोर्ट करना और उनको अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हैव टू कंपोनेंट, मैट्रिक्स एंड सेल्यूलर कंपोनेंट। एक तो मैट्रिक्स जिसमें सेल्यूलर कंपोनेंट घुसा हुआ रहेगा, ठीक है, ठीक है। सेल्यूलर कंपोनेंट मतलब उसकी सेल, और सेल उसमें घुसे रहेंगे, मतलब जिसमें प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखो, फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला था फ्लूइड टिश्यू, या फिर इसी को हम लोग वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये जब इसमें आता है, कौन आता है, ब्लड आता है। ब्लड बच्चों, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक सेल्यूलर और एक मैट्रिक्स। सभी को पता है कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, सेल्यूलर और मैट्रिक्स। जो सेल्यूलर कंपोनेंट होता है उसमें सेल्स आती है तीन तरह की, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट तो प्लेटलेट, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। अब ये जो रेड ब्लड सेल होती है ये रेड होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो रेड ब्लड सेल होती है वो रेड होती है। रेड ब्लड सेल का काम ये होता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं। रेड ब्लड सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब रेस्पिरेटरी गैसेस कितनी होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब डिफरेंट सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके जाना, और लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल तक लेके जाने में कौन काम करता है, ब्लड काम करता है। और ब्लड में भी कौन, आरबीसी। समझ गए? नेक्स्ट, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो चोट लग जाती है कहीं, तो थोड़े दिन बाद वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर की पपड़ी सी नहीं जम जाती, ठीक है। तो वो जो ब्लैक कलर की पपड़ी वो जो जमती है वो किसकी वजह से जमती है, प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं
ठीक है, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी बस इतना समझ लो कि जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% होते हैं मिनरल और प्रोटीन, और ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर ब्लड सेल जो होती है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब एक लिम्फ भी होता है। देखो जो ब्लड वेसल होते हैं ना, उनमें गैप होता है, मतलब पोर्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। उन पोर्स में से सिक्रीट होता है मटेरियल, मतलब प्रोटीन वगैरह, ये सब सिक्रीट होके बाहर निकलता है, ठीक है। ये एक जगह पे इंटरसेलुलर स्पेस में जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फ होता है ये एंटर करता है एक वेसल में, उस वेसल को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ एंटर करता है एक वेसल के अंदर, उस वेसल को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल में जो लिम्फ फ्लो होता है वो कनेक्ट होती है आपके ब्लड वेसल से। अगर ब्लड वेसल के ज्यादा कंपोनेंट ब्लड लिम्फ के अंदर आ गए हैं तो वापस से वो ट्रांसपोर्ट कर देता है उसके अंदर। ऑल्सो लिम्फ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट। जो लिम्फ होता है वो डाइजेस्टेड फैट के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ गए? एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। हैविंग वेंडरिंग ऑफ फ्लोटिंग सेल कॉल्ड द कॉर्पसल्स, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, कॉर्पसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन एटसेट्रा एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी। ये सब हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। प्लाज्मा जो वो बता देते मैंने आपको 55% होता है, वाटर 90 to 90%, फिर प्रोटीन हो गया और अदर मिनरल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पसल जो होती है वो 45% होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ठीक है। चलो अब देखो स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं, देखो इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क दैट इज स्केलेटन ऑफ द बॉडी। इट इज ऑफ टू टाइप, बोन एंड कार्टिलेज। अब पेपर में डिफरेंस आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हार्ड है। इसका मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, हार्ड है। और ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है ना। हमारी पूरी बॉडी जो हम लोग स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो किसके थ्रू बना है, बोन के थ्रू, बोन और कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोन के बारे में। देखो, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। फ्लेक्सिबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट। अब इंपॉर्टेंट है कि जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो कौन से, मतलब सॉल्ट का बना है, किस चीज का बना होता है, तो वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और प्रोटीन वगैरह, ठीक है। और एक प्रोटीन ओसिन, ओसिन एक प्रोटीन होता है जो कि बोन के मैट्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है। सुनो फिर से, बोन कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है और एक सेलुलर, ठीक है। सेल आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हम लोगों ने, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स था वो हमारा प्लाज्मा था, ठीक है, जो कि प्रोटीन और वाटर से मिलकर बनाया और मिनरल से मिलकर बनाया। लेकिन जो बोन है, बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एक प्रोटीन जिसका क्या नाम है, ओसिन, ठीक है। तो ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ऐसे आपके पेपर में पूछ सकता है, तो बोन के मैट्रिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, बोन सेल ओस्टोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है बोन सेल को, ठीक है। आर एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में। देखो, मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लैमेला formed around the central canal. The bone cell occupy small space between the concentric layer of matrix. मतलब जो मैट्रिक्स होता है, लेयर के ऊपर लेयर होती है एक तरीके से, ठीक है, और उन लेयरों के बीच में क्या होती है, बोन सेल प्रेजेंट होती है। लेयर के बीच में क्या होती है, बोन सेल प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स क्या लेयर बाय लेयर है, उन लेयर के बीच में जो गैप है उसमें क्या होती है, बोन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्टिलेज। दिस टिश्यू इज इलास्टिक, लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन। इलास्टिक होता है, ठीक है, देखो हमारे कान में होता है ये इलास्टिक है ना, ठीक है, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। और इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन।
तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। और उस वाले में कौन सा? ओसिन। ठीक है, बोन के मैट्रिक्स में ओसिन होता है और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉन्ड्रिन होता है। सेल आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, और इसकी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, विच आर वाइडली स्पेस एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर, और मतलब मैट्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, और जो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, इनकी सेल के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है? गैप होता है। गैप होने की वजह से तो ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वापस खींच दो, वो अपनी पोजीशन वापस को रीगेन कर लेता है अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो यहाँ देखो बोन और मैट्रिक कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, और ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये पोरस होती है, नॉन पोरस। ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल एब्सेंट होती है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सेल। ठीक है, प्रोटीन और मिनरल सेल का बना होता है। और मैट्रिक्स मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम पता है आप सब लोगों को? कौन सा बताओ? कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ड्रिन। और बोन में ओसिन। ओसिन। ठीक है, बोन की सेल को क्या बोला जाता है? बोन की सेल को क्या बोला जाता है? हट, एक बार रिवाइज कर लो। ऑस्टोसाइट्स बोला जाता है, ऑस्टोब्लास्ट। ये बोन की जो सेल होती है उन्हें क्या बोला जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, और इसको कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब ऑस्टोब्लास्ट बोल सकते हैं, ऑस्टोसाइट्स भी बोल सकते हैं। साइट्स का मतलब सेल ही होता है। ठीक है, और ऑस्टो का मतलब हड्डियां होता है। ऑस्टो जहां पे वर्ड दिखाई देगा आपको, ठीक है, ऑस्टो जहां पे वर्ड दिखाई देगा उसका मतलब बोन होता है। ठीक है, और साइट या ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल होता है। और कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होती है किसमें? कार्टिलेज में, मतलब जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स बोला जाता है, और जो बोन की सेल्स होती है उन्हें ऑस्टोसाइट्स या ऑस्टोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? नेक्स्ट करें, चलो देखो, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। बस आपको ये याद रखना है, एक है एमटीबी, BLB, MTB, मसल टेंडन बोन। मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, और बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। ठीक है, MTB और BLB, मसल टेंडन बोन, बोन लिगामेंट बोन। तो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा लिगामेंट, और मसल को बोन से कनेक्ट करेगा टेंडन। बस इतना याद रखना है। और एक डिफरेंस है, ये देख लो, ये इनइलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है। ये मसल को बोन्स जॉइंट करता है और ये बोन को बोन्स से कनेक्ट करता है। मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर, और ये व्हाइट कोलेजन फाइबर का बना होता है। और ये मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन एज वेल एज येलो इलास्टिन फाइबर। अब क्योंकि येलो इलास्टिन फाइबर का बना हुआ है जो कि इसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ गए? नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, नाउ दिस टिश्यू फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। मतलब जितने भी ऑर्गन के बीच का जो गैप है वो फिल करने का कौन हेल्प करता है? एरियोलर टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्किन और मसल के बीच में जो गैप होता है उसको भी फिल करता है कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अराउंड ब्लड वेसल, नर्वस एंड इन द बोन मैरो, यहाँ सब जगह ये पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू, और ये सपोर्टिंग होता है और पैकिंग करने का काम करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू आफ्टर इंजरी, और इंजरी के बाद में जो टिश्यू की रिपेयरिंग होती है दैट इज ऑल्सो डन बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाउ एडिपोज टिश्यू, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं मेनली। डायग्राम बेटा एक बार देख लेना, बस एक बार नाम वगैरह, वैसे जरूरत नहीं है। मसल के आएंगे, हाँ 3 तरह के मसल के आएंगे। These are oval and round cell filled with the fat globules called the adipocyte, और ये किस पे? फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर में, एडिपोसाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब फैट को स्टोर करने के तरीके से काम करता है ना। इट इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन, स्किन के अंदर में। ठीक है, और अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो द आईबॉल, यहाँ पे ये पाया जाता है। लोकेशन याद रखना है इसके। ठीक है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब बॉडी से हीट को लॉस होने से बचाता है। मतलब हमारी जो बॉडी की हीट है वो बॉडी के अंदर ही है, उसको सुनिश्चित करता है। ये कौन? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट सर्व एज द फैट रिजर्वियर एंड कीप
विसरल ऑर्गन इन पोजीशन, और विसरल ऑर्गन को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने में मदद करता है, और इसका मेन काम क्या होता है, फैट को स्टोर करने का। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मूवमेंट होती है ना हम लोगों की, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यू की, तो 3 तरह के होते हैं, है ना। एक तो हमारे हो गए सुनो, एक तो वॉलेंट्री हो गए, और एक इनवॉलेंट्री हो गए, और एक हो गए कार्डियक, ठीक है। वॉलेंट्री जो होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली मूव करवा सकते हैं, ऐसी मसल जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है, जैसे हाथ पैर, है ना। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली मूव नहीं करा सकते, वो इनवॉलेंट्री होती है। उसी में एक और है कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री, है ना। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है, तो हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, और ये ऐसी स्पेशल मसल होती हैं जब तक हम लोग को 4 कंधे नहीं मिल जाते तब तक काम करती हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, जब तक इंसान निकल, चाहे हम सो रहे हैं, कोमा में है, कुछ भी है, ठीक है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये काम करते रहेंगे। जिस दिन इनका काम करना बंद हो गया उस दिन हमारा काम हो गया। तो देखो, जो वॉलेंटरी मसल्स होती है उन्हें स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है, और जो नॉन वॉलेंटरी मसल होती है, इनवॉलेंटरी मसल होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ, स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट में पाई जाती है। अब इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफाइन करने के लिए आता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, देखो, स्केलेटल मसल, these muscles show alternate light and dark band and hence the name striated muscles। देखो यहाँ देखो, जो ये है ना, आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं इसमें, लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टीरिएटेड मसल के नाम से भी जाना जाता है। स्टीरिएशन देखने को मिलती है इसमें, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट और डार्क बैंड की प्रेजेंस होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्टीरिएटेड मसल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल्स बिकॉज these are under the control of one's will, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं, जैसा हम चाहें वैसे काम करती हैं, ठीक है। Like muscle fiber cell are long, multinucleated and unbranched। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं मसल फाइबर के बीच में, ठीक है, और ब्रांचिंग नहीं होती है इसके अंदर, और लंबी होती है। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द सार्कोलेमा, और एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। दिस मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, और ये मसल जो होती है वो थक जाती हैं और इनको रेस्ट होता है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जब कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग थक जाते हैं, और फिर हमें क्या, किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोवीटा की जरूरत होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कार्डियक मसल। अब दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये कैसी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारा कंट्रोल नहीं होता इनके ऊपर। उसके बाद ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, और सिर्फ हार्ट की वॉल के ऊपर ही पाई जाती हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच होती है। कैसी होती है, ब्रांच, मतलब ब्रांचिंग देखने को मिलती है इसमें। देखो ये नहीं है ना, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है ना। यस सर। नेक्स्ट देखो, इन दिस मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अगर थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड, और पूरी जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता है, और ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, वो हेल्प करता है, और कभी भी थकती नहीं है। जिस दिन ये थकी उस दिन हम थक जाएंगे ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स, they do not show any alternative light and dark band, so they are called non striated muscle। और स्मूथ भी है, ठीक है, स्मूथ मतलब नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि ना तो लाइट बैंड, ना लाइट बैंड, ना डार्क बैंड, कुछ भी बैंड नहीं दिखाया जाता है इसमें। और इनवॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो कॉल्ड द स्मूथ मसल्स। These muscle fiber are uninucleated and spindle shape, और ये स्पिंडल शेप की होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड है। They are not enclosed by membrane but many fiber are joined together in the bundle, मतलब ये बंडल में joined together जुड़ी हुई रहती है बंडल फाइबर के साथ में, ठीक है। They constitute the internal organ, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं।
Such muscles are found in the wall of stomach, intestine, urinary bladder, bronchi, iris, and eyes, etc. Now, what is bronchi? Bronchi क्या होता है? जो विंड पाइप होता है ना हमारा, विंड पाइप, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा विंड पाइप होता है, जो सांस को लेके जाता है हमारे फेफड़ों तक, ठीक है, उस पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? एक बार फिर समझाने ये वाला, ठीक है। देखो, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक है। ना डार्क बैंड होता है ना लाइट बैंड होता है, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड भी बोला जाता है। इसके अलावा यूनि न्यूक्लियस होता है, मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है और स्पिंडल शेप होती है। और कहाँ पाए जाते हैं बस ये ध्यान रखना, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई और आइरिस ऑफ आई, आई के आइरिस में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है? विंड पाइप को ब्रोंकाई बोलते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल आर ब्रॉट अबाउट बाय स्मूथ मसल। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की जो मसल होती है उसमें कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जब भोजन को अंदर लेके जाने में क्या करती है? स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये करी जाती है किसके द्वारा? स्मूथ मसल्स के द्वारा। एक लास्ट और रहता है आप लोगों का, ठीक है, इसको देख लेना एक बार घर पे जाके, दोनों के डिफरेंस को पढ़ लेना। नर्वस टिश्यू, चलो इसको ऐसे समझा देता हूँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पेपर में आता है ये वाला डायग्राम। चलो देखो, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलस को फील करते हैं। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे आसपास में कोई चेंज होता है, ठीक है, उसको फील करने का काम किसका होता है? डेंड्राइट्स का होता है। डेंड्राइट्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। बाहर में कोई भी चेंज होता है तो उसको मतलब उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको मिलती है? डेंड्राइट्स को मिलती है। वो डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को भेजते हैं सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ भेजते हैं? वो सेल बॉडी। अभी सेल बॉडी में ये जो सिग्नल होते हैं, है ना, ये केमिकल सिग्नल होते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक। इस चैनल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। एक्सॉन से फिर हमारे एक्सॉन टर्मिनल आ गए या नर्व एंडिंग आ गई, यहाँ पे दूसरी नर्व सेल कनेक्ट रहती है, यहाँ पे दूसरी नर्व सेल कनेक्ट रहती है, फिर वही डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग। इस तरीके से ये सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन तक। उसके आगे क्या होता है उसको पढ़ेंगे 10th क्लास में, आने वाले हो तुम लोग, ठीक है। होप सो। चलो तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, एक बार जाके घर पे रिवाइज कर लेना इसको, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना।